डॉक्टर सुरेंद्र शादी जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप सहायक प्राध्यापक हैं शासकीय डीके महिला महाविद्यालय नेल्लूर आंध्र प्रदेश में, और आपका जो विषय है स्पर्श से स्वर तक भाषा प्रौद्योगिकी द्वारा दृष्टिहीनों का जीवन परिवर्तन कैसे हो रहा है, आप इस पे अपना शोध पत्र का वाचन करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रहा है सर। और थोड़ा सा ये मेरे साथ 5-7 मिनट के लिए बेयर करिए। मतलब मेरा जो आवाज है कंप्यूटर का वो भी आपको सुनाई पड़ रहा है क्या? जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है। थोड़ा सा आप लोग इसके साथ एडजस्ट हो जाइए 2 मिनट के लिए। मैं स्लाइड 1 स्पर्श से स्वर तक थोड़ा स्पीड ही कर लेता हूँ। हैडिंग लेवल 1 स्पर्श से स्वर तक स्लाइड 1 स्पर्श सभी को नमस्कार। मुख्य रूप से जयशंकर बाबू सर को नमस्कार और उमेश सर आपको भी नमस्कार, मुझे भी ये मौका देने के लिए। तो भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में हैडिंग लेवल 1 स्पर्श से स्वर तक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पत्र वाचन कर रहे हैं। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो थोड़ा आप सबके लिए भी नया हो सकता है और अनोखा भी लगे, क्योंकि इस विषय पर साधारणतः लोग बात का कम करते हैं। मैं एक दृष्टिबाधित अध्यापक हूँ, इसीलिए मैं इस विषय को चुना हूँ। तो स्लाइड 1 स्पर्श से स्वर तक स्पर्श से स्वर तक मैंने ये चुना था टाइटल। तो पहले जो हम हैडिंग लेवल 1 स्पर्श से स्वर तक हैडिंग लेवल 1 हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी द्वारा दृष्टिहीनों का जीवन परिवर्तन हैडिंग लेवल 2 प्रस्तुतकर्ता हैडिंग लेवल 2 डी के गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा स्लाइड 2 प्रेरणादायक उदाहरण एपोस्ट्रोफ प्रौद्योगिकी तब सार्थक बनती। तो प्रौद्योगिकी सार्थक तभी बन पाएगी कि वो हर एक के जिंदगी में जी प्रौद्योगिकी का मतलब है कि जो समाज में किसी सबके लिए एक तरह के मतलब माहौल बना दिया जाए। मतलब मैं खासकर दृष्टिबाधित के संदर्भ में बात करूं तो इससे पहले जब प्रौद्योगिकी इतना विकसित नहीं हुई थी, जब मैं स्कूल में ज्वाइन किया था तो उस समय जब पढ़ते थे तो उस समय पढ़ने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता था। तो मैं आपको एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम सब पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए एक छोटा सा पुस्तिका है, 400-500 पेजेस की पृष्ठों की पुस्तक है। तो वो ब्रेल में उसको मुद्रण कराने के लिए 11 खंडों में वो मिल रहा है। तो उन 11 खंडों को कहीं कैरी करने के लिए, कहीं ले जाने के लिए तो एक बड़ा सा वो कॉटन का डिब्बा लेकर के जाना पड़ता है। तो मैं जब एमए मास्टर्स कर रहा था उस समय मैं तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं था, तो मैंने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला मैं पढ़ना ही सोच करके ऑर्डर किया। तो इतना बड़ा 11 खंडों में पुस्तक आया, तो पुस्तकें मिली ब्रेल में। तो बाद में मैं धीरे धीरे जो है तकनीक अपने अंदर जो तकनीकी क्षमता को बढ़ा करके आगे बढ़ने की प्रयास किया और साथ में अभी पढ़ा भी रहा हूँ। तो ब्रेल एक ऐसी सुविधा है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ब्रेल में समस्या ये है कि पढ़ने में बहुत सारे समय लग जाता है। एक ब्रेल जो है बिंदियों के माध्यम से पढ़ा जाता है, आप सब पहचानते होंगे। तो इसके बाद धीरे धीरे ब्रेल के बाद एक रिकॉर्डर्स मिलने लगे हैं, जैसे हम अपने आवाज को किसी और से पढ़वा करके उसमें रिकॉर्ड करके सुन के फिर परीक्षा में अटेंड होते थे। तो जब मैं पढ़ना शुरू किया तो ब्रेल से भी मैंने पढ़ाई की, फिर बाद में छोटे छोटे आईपॉड करके रिकॉर्डर्स आते थे, उसमें भी रिकॉर्डिंग करके पढ़ाई की। फिर बाद में अभी रिकॉर्डिंग की परंपरा खत्म, तो अब जो है स्क्रीन रीडर्स आ गए, जो हमारे भाषा विज्ञान प्रौद्योगिकी में बहुत ही एक हमारा पाठ का विषय है। पाठ से वाक और वाक से पाठ संसाधन, दोनों जो विषय सब्जेक्ट्स है वो हमारे लिए बहुत ही काम आते हैं। जैसे ब्रेल की बात ही मैं करूं, प्रौद्योगिकी इतना विकसित हुई है, एक ऑर्बिट रीडर करके एक डिवाइस है। ऑर्बिट रीडर बहुत छोटा सा एक पुस्तक जितना साइज है आपका, जो उतना ही होता है, लेकिन उसको रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले कहा जाता है। तो जयशंकर बाबू सर के क्लास में अक्सर ओसीआर की चर्चा करते रहते हैं सर। ओसीआर
तो उस OCR के माध्यम से, माने हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है, उसको हमने मोबाइल से भी, या एनविजन AI, बी माई आइज, सीइंग AI, अलग अलग एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको स्कैन किया, फिर स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में परिवर्तन करने के बाद उस टेक्स्ट को एक चिप में डाल करके उस आर्बिट रीडर में चिप इंसर्ट कर देंगे, तो वो ब्रेल में अपने आप पार्ट बनकर आ जाता है। तो पहले ब्रेल लिखने के लिए बहुत सारा समय लग जाता था और बहुत पन्ने भी बहुत होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए बताऊं, आप एक पृष्ठ लिखते हैं तो ब्रेल में 4 या 5, 4.5, 5 पृष्ठ तक जाती है। तो आप एक पृष्ठ लिखने में लगभग 10 मिनट का समय लेते हैं, तो हमको एक पृष्ठ लिखने में आधा घंटा 25 या आधा घंटा, 25 मिनट या आधा घंटा का समय लगता है। तो तकनीकी विकास होने के बाद जो है, अब कंप्यूटर के माध्यम से टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें हमें जॉब एक्सेस विथ स्पीच एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए उपलब्ध है, जिसके आवाज आप सुन ही पा रहे होंगे। इसके स्पर्श से स्वर तक प्रस्तुत। तो इसके अलावा NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में आप दुनिया के किसी भी भाषा क्यों ना हो, तो आप इस NVDA के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इन दोनों स्क्रीन रीडर्स के माध्यम से, यानी टेक्स्ट टू स्पीच, पाठ से वाक प्रणालियों के माध्यम से हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो गया है, किसी भी विषय को सुन पढ़कर। और आर्बिट रीडर आने के बाद चाहे ब्रेल में चाहे तो ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं, और ब्रेल में चाहे तो ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फोन में भी, जो कंप्यूटर, आईपैड, जो भी, सबको इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा एक कीबो करके एक डिवाइस भी आया है, स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसके थ्रू हम जैसे सीधा स्कैन करके जो भी पाठ हो, बगैर किसी के मदद के बिना हम उसको स्कैन करके पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा प्रयास है कीबो त्रिशूल लैब्स गुजरात के द्वारा। तो हिंदी भाषा में खासकर मैं आईफोन चलाता हूं, तो इसमें जो हमारा एमोजीज होते हैं, जो आप सब पहचानते ही होंगे एमोजीज, उसको भी वो हिंदी में ही पढ़ के सुनाते हैं। कई बार हिंदी में एमोजी सुनने में हंसी आती है, और मतलब भाषा इतना एक्सेसिबिलिटी के तौर पर इतना विकसित हो गई है भाषा टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। तो वो अब 10-15 साल पहले जो हमारे दृष्टिबाधित के लिए सिर्फ इंग्लिश में कंप्यूटर संभव था, लेकिन 6-7 साल पहले से हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी कंप्यूटर बहुत ही आसान हो गया है कंप्यूटर को चलाना। और रोजगार के क्षेत्र में, संगोष्ठी रोजगार के ऊपर ही है, तो मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। तो रोजगार के क्षेत्र में हम सब लोग अभी दृष्टिबाधित व्यक्ति आजकल बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं बैंकों में और इंश्योरेंस वाला कंपनियों में। मैं अध्यापन क्षेत्र में हूँ, तो मैं आश्चर्य हो जाता है कि कई लोग मेरे से बड़े सीनियर फैकल्टी लोग हैं, तो आके मेरे मदद लेते हैं कि उनका मार्क्स एक्सेल शीट में डालना हो, या उनका कोई चिट्ठी चाहिए हो, लेटर टाइप करके देने हो, तो इन विषयों पर मेरे ऊपर निर्भर होते हैं। एक समय था, मैं उमेश सर, मैं 2 मिनट सुरेंद्र जी को कुछ समय दीजिए। उमेश जी, सुरेंद्र जी को थोड़ा समय दीजिए। तो हाँ, 2 मिनट सर, 1 मिनट में मैं समाप्त कर देता हूँ। तो पहले मैं बहुत सारे लोगों पर निर्भर रहता था पढ़ने के लिए, रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर एक तरह से बन गया हूँ। या मैं ही नहीं, जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं, छात्राएं हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बहुत ही सब लोग इस विषय में तकनीकी भाषा में तकनीकी सुविधाएं विकसित होने के बाद बहुत ही आत्मनिर्भर बन के अपने कार्यस्थलों में, कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये, और हिंदी में खासकर मैं पिछले संगोष्ठी में बात कर रहा था, अंग्रेजी में हमें सारे सुविधाएं मिल जाते हैं लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को, हिंदी में तो इस तरह के कोर्स मिलना बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समय भी कम है, तो इसलिए गूगल नेविगेशन के माध्यम से भी, मतलब जो कई बार किसी के ऊपर निर्भर हो करके हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, रैपिडो से बाइक बुक कर लेता हूँ और नेविगेशन ऑन कर लेता हूँ और उनको मैं गाइड करता हूँ और जाना कैसा है। तो टेक्नोलॉजी इतना सुविधाजनक हो गई है कि हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में, डेली रूटीन में। तो बिना फ़ोन और टेक्नोलॉजी का मैं तो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कंप्यूटर ये सब नहीं थे। तो अब जो है कंप्यूटर की सुविधा हमें मिल गई है, और स्कैनिंग हो यानी कोई अभी असुविधा कोई है ही नहीं। बचपन में पढ़ने के लिए बहुत सारी असुविधाएं थी, लेकिन अब कोई असुविधा नहीं है। जो भी जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। और एआई के अलग-अलग आवाज़ें हैं। 11 लैब्स रीडर से मैं पढ़ाई करता हूँ, पुस्तक सुनता रहता हूँ। मतलब अब सांप्रदायिक आवाज़ें नहीं, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ गई है। पहले रिकॉर्डिंग कराते थे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग नहीं, पीडीएफ को 11 लैब्स में शेयर करो, फिर आप उसके आवाज़ से सुन सकते हैं। तो डेज़ी फॉर्म में पुस्तकें उपलब्ध हो रहे हैं, अलग-अलग तरह की पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भाषा प्रौद्योगिकी में, खासकर हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, अलग-अलग डिवाइसेस है, लेकिन हिंदी में भी दिव्यनयन करके एक डिवाइस के बारे में अभी बताया जा रहा है। तो वो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, उसको जहाँ चाहे वहाँ स्कैन कर सकते हैं। और एनविजन ग्लासेस है, वो हर विषय को, मतलब हम एक चश्मे जैसा है, अगर वो लगा लेंगे तो हमारे आसपास जो कुछ भी है तो हमें वो आवाज के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, एआई को जोड़ दिया गया है एनविजन ग्लासेस में। उसके माध्यम से हमें सब कुछ हमारे कानों तक पहुंचा देती है। और बी माई आइज करके एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से जो हम मान लेते हैं कि एक चित्र मैंने खींचा, तो मैं तो चित्र देख नहीं पाता, लेकिन उसको प्रोसेस कर लेने के बाद पूरा चित्र का डिस्क्रिप्शन एकदम इतना अच्छा देता है कि जो आंख देखने वाले भी इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। इतना अद्भुत रूप से जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है। तो इस पाठ्यक्रम को हमारे तक लाने के लिए बाबू सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और उमेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये अवकाश मुझे देने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, पीपीटी पता नहीं प्रेजेंट हो ही नहीं पाया, मैं बनाया तो था। जी सर, कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत आभार महोदय। वास्तव में आप एक दिव्यांग होते हुए भी आप अन्य दृष्टिबाधितों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने गूढ़ विषय पर आपने आज अपनी प्रस्तुति दी, बहुत कुछ बताया, जैसे ब्रेल रिकॉर्डर, एनवीडीए, दिव्यनयन के बारे में आपने बताया, साथ ही वाक से वाट और वाक से पाठ का क्या उपयोगिता है, विशेष रूप से दृष्टिबाधितों के लिए आपने उन सभी पर प्रकाश डाला। क्योंकि मैं आपको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया था, और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 2-3 मिनट और दिया गया। यह सामाजिक न्याय था इस पटल का। आपने बहुत ही अच्छे से हम सभी का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे प्रथम